नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। व्यूअर्स को कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट प्रोवाइड करने के लिए क्रिप्टो टीवी हुआ 3.0 टीवी में रीब्रांड। क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, नॉन फंजिबल टोकन्स, सिक्योरिटी और लेटेस्ट डिजिटल सेगमेंट से जुड़ी हर वेब3 रिलेटेड खबरों के लिए देखते रहें 3.0 टीवी चैनल। पेश है आज की मुख्य खबरें। म्यूटेड रिस्क एपेटाइट पर नीचे फिसली क्रिप्टो करेंसी, $23,000 के पास दिखा बिटकॉइन। टिफनी के एनएफटी कलेक्शन लॉन्च के बाद क्रिप्टो पंक्स के ट्रेडिंग वॉल्यूम में आया जबरदस्त उछाल। हैकर्स के निशाने पर आया क्रॉस चेन मैसेजिंग प्रोटोकॉल नोमैड, अब तक हुई $45 मिलियन की चोरी। SEC ने $300 मिलियन क्रिप्टो पिरामिड और पॉन्जी स्कीम के लिए ठहराया 11 लोगों को दोषी। सीबो ने क्रिप्टो एक्सचेंज RSX एक्विजिशन पर $460 मिलियन राइट डाउन का किया खुलासा। ब्लॉकचेन फर्म W3BC क्लाउड $1.25 बिलियन SPAC के जरिए होगी पब्लिक। जापान के सेंट्रल बैंक ने लोगों की CBDC में कम दिलचस्पी के कारण प्लान को किया रद्द। इन्वेस्टर्स द्वारा स्टॉक्स और डिजिटल एसेट्स जैसे रिस्की एसेट्स से दूरी बनाए रखने के कारण क्रिप्टो करेंसी में मंगलवार को गिरावट देखी गई, जबकि बिटकॉइन को लगातार तीसरे दिन नीचे आते हुए देखा गया। इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट के परचेजिंग मैनेजर्स के इंडेक्स ने दिखाया कि यूएस फैक्ट्री एक्टिविटी जुलाई में धीमी होकर अगस्त 2020 के बाद से अपने लोएस्ट लेवल पर पहुंच गई है। रिपोर्ट यूरोप और एशिया के डेटा के एक राफ्ट को फॉलो करती है, जिसमें ग्लोबल डिमांड और परसिस्टेंट इन्फ्लेशन के कारण फैक्ट्री एक्टिविटी धीमी होती दिखाई देती है। हालांकि बढ़ती उम्मीदों के बीच क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में गिरावट कम हो गई थी कि फेडरल रिजर्व इन्फ्लेशन के ठंडा होने के कारण रेट में बढ़ोतरी की गति को धीमा कर देगा। इन सब के बीच बिटकॉइन ने हाल ही में पिछले 24 घंटों में 1.7% से ज्यादा की गिरावट के साथ अराउंड $23,000 पर ट्रेड किया, जबकि ईथर को उसी समय के दौरान 5% से ज्यादा की गिरावट के साथ अराउंड $1,600 देखा गया। दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो उनमें भी गिरावट देखने मिली। लग्जरी ज्वेलरी रिटेलर टिफनी एंड को के एक्सक्लूसिव NFT कलेक्शन लॉन्च के बाद पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो पंक की ट्रेडिंग वॉल्यूम 2 गुना से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो पंक कलेक्शन की सेल्स वॉल्यूम 1,279 ईथर या लगभग $2.16 मिलियन से ज्यादा हो गई है। NFT प्राइस फ्लो के अनुसार 24 घंटे से पहले की पीरियड में सिर्फ 123 ईथर लगभग $200,000 की सेल्स वॉल्यूम हुई थी। क्रिप्टो पंक होल्डर्स के ऑफर के हिस्से के रूप में टिफनी ने कहा कि वह NFTs नाम की NFT एक सेपरेट लाइन लॉन्च करेगी। टिफनी एंड को द्वारा ऑफर किए गए 250 डिजिटल पासेस का एक कलेक्शन है कि क्रिप्टो पंक होल्डर्स कस्टम पेंडेंट और NFT की सिमिलैरिटी में एक NFT के लिए मिंट कर सकते हैं। टिफनी एंड को के अनुसार आर्टिजन सो कॉल्ड NFT को एक हैंडक्राफ्ट bespoke पेंडेंट में बदल देंगे और यूजर्स को पेंडेंट का एक एडिशनल NFT वर्जन भी हासिल होगा। क्रॉस चेन मैसेजिंग प्रोटोकॉल नोमैड एक्टिवली हैक किया जा रहा है और इस तरह से कम $45 मिलियन की चोरी को अंजाम दिया जा चुका है। शाम 7:15 बजे तक न्यूयॉर्क टाइम में अटैकर्स ने प्रोटोकॉल से रैप बिटकॉइन, ईथर और अलग अलग स्टेबल कॉइन्स में $45 मिलियन की चोरी की है और क्रिप्टो करेंसी में $100 मिलियन से ज्यादा रिस्क में है। नोमैड ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है कि वह सिचुएशन से अवगत है और जांच कर रहा है। नोमैड द्वारा उसके $22 मिलियन सीड राउंड में हिस्सा लेने वाले इन्वेस्टर्स के नाम से पर्दा उठाने के कुछ दिनों बाद इस हैक को अंजाम दिया गया है। यूएस सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन द्वारा सोमवार को जारी एक बयान के अनुसार फॉसेज एक फ्रॉडुलेंट क्रिप्टो पिरामिड और पॉन्जी स्कीम बनाने और उसे बढ़ावा देने में शामिल होने का 11 इंडिविजुअल्स पर आरोप लगाया गया है। सिक्योरिटीज अथॉरिटी के अनुसार फॉसेज स्कीम ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ दुनिया भर में अनगिनत रिटेल इन्वेस्टर्स से $300 मिलियन से ज्यादा की कमाई की है।
4 फॉसेज फाउंडर्स 11 डिफेंडेंट्स में से हैं, साथ ही 3 स्कीम प्रमोटर्स और सो कॉल्ड क्रिप्टो क्रूसेडर्स के कई मेंबर्स यूनाइटेड स्टेट्स में संचालित स्कीम के लिए सबसे बड़ा प्रमोशनल ग्रुप है। फाउंडर्स की आखिरी बार इंडोनेशिया, रशिया और रिपब्लिक ऑफ जॉर्जिया में रहने की बात सामने आई थी। सिक्योरिटीज वॉचडॉग ने डिटेल तरीके से बताया कि व्लादिमीर ओखोतनिकोव, जेन डो, मिखाइल सर्जीव और सर्जी मास्लखोव ने जनवरी 2020 में Faucet.io वेबसाइट लॉन्च की ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स को इथेरियम, टीरॉन और बाइनेंस ब्लॉकचेन्स पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए ट्रांजैक्शंस में एंटर करने की अनुमति मिल सके। SEC ने कहा कि ये फेडरल सिक्योरिटीज लॉस के रजिस्ट्रेशन और एंटी फ्रॉड सेक्शंस का वॉयलेट करने के लिए डिफेंडेंट्स के लिए खिलाफ इंजक्टिव रिलीफ, डिसजॉर्जमेंट और सिविल पेनल्टीज चाहता है। सीबो ग्लोबल मार्केट, जो शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज और BATS ग्लोबल मार्केट स्टॉक एक्सचेंज का संचालन करता है, ने हाल ही में एक क्रिप्टो करेंसी एसेट एक्सचेंज ErisX के एक्विजिशन पर सेकेंड क्वार्टर में $460 मिलियन के राइट डाउन का खुलासा किया है। सीबो ग्लोबल ने डिजिटल एसेट्स के लिए स्पॉट और डेरिवेटिव्स मार्केट में अपनी री एंट्री का सपोर्ट करने के लिए मई में ErisX को एक्वायर किया था। सीबो के CEO एड टिली ने पोस्ट अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा कि ErisX ट्रांजैक्शन के बंद होने के बाद से डिजिटल एसेट्स के लिए मार्केट एनवायरनमेंट काफी बदल गया था, इसलिए अकाउंटिंग एडजस्टमेंट जरूरी था। वहीं सीबो के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ब्रायन शेल ने कहा कि वे अपने मॉडिफिकेशन के बावजूद किसी भी तरह से डिजिटल एसेट मार्केट के लिए अपनी कमिटमेंट को कम करने का प्लान नहीं बनाते हैं, जो उनका मानना है कि डिजिटल एसेट्स के लिए करंट मार्केट एनवायरनमेंट को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है। W3BC क्लाउड एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस कंसेंसस और इसके फाउंडर्स के बीच एक टेक जॉइंट वेंचर सोमवार को एक ब्लैंक चेक फर्म के साथ मर्ज करके यूनाइटेड स्टेट्स में पब्लिक होने के लिए सहमत हो गया है। एक डील जो कंबाइंड कंपनी को डेट सहित $1.25 बिलियन की वैल्यू देता है। सोशल लेवरेज एक्विजिशन कॉर्प के साथ डील स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी ट्रस्ट अकाउंट से प्रोसीड्स में $345 मिलियन तक हासिल करने की उम्मीद में है, जिसमें कोई रिडेम्पशंस नहीं एज्यूम किया जा रहा है। इस तरह से कंबाइंड डील के बाद W3B क्लाउड की वैल्यू $1.25 बिलियन हो जाएगी। कंपनी एक Web3 बूम की उम्मीद करती है और 2023 वर्सेस 2021 में रेवेन्यू में 685% की बढ़त का अनुमान लगाते हुए स्टोरेज, स्टेकिंग और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर खुद को तैयार करती है। बैंक ऑफ जापान ने टेक्निकल रीजन से इसे अनफीजिबल बताते हुए एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के प्लान को ड्रॉप कर दिया है। बैंक ने रिवील किया कि ज़्यादातर जापानीज सिटीजन CBDC की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास पहले से ही कई लो कॉस्ट वाली एफिशिएंट इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज और डिजिटल पेमेंट टूल्स तक वाइडस्प्रेड एक्सेस है। डिजिटल पेमेंट मेथड्स के ग्रोथ के बावजूद कैश का यूज जारी है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि जापान के ओल्डर डेमोग्राफिक के बीच देश की आबादी का लगभग 1/3 65 या सबसे ज़्यादा एज का है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए 3.0 TV। मैं विशाखा अब लेती हूँ आपसे विदा।